नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हिरोगुमा एक कैदी का बयान ले रहा होता है। कैदी बताता है कि उसके पास एक बिल्ली थी। एक दिन अचानक से कुछ अफसरों ने आकर उसे पकड़ लिया, लेकिन वो वहां से भाग गया क्योंकि उसके पास एक बिल्ली थी और उसने ये बात किसी को नहीं बता रखी थी क्योंकि बिल्लियां रखना उसके अपार्टमेंट में अलाउ नहीं था और अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी बिल्ली मर जाती है। अभी अपन देखते हैं इवाते परफेक्ट मोरिका सिटी, मार्च 2016। एक लड़की और उसकी मां को बेरहमी से मार दिया गया और इस अपराध का दोषी कीता को ठहराया गया, जो कि पास में ही रहता था क्योंकि उसके घर से उन्हें चाकू मिला था और उस पर मरने वालों के खून के निशान भी थे। लेकिन कीता हमेशा से ही इस बात को नकारता रहा कि उसने ये गुनाह किया। अभी हिरोगुमा लॉ ऑफिसर उसकी साथी कहती है कि शायद वो लड़का झूठ बोल रहा है, जिस पर हिरोगुमा कहता है कि नहीं, बल्कि उसके केस की जांच सही से नहीं, क्योंकि उसके पहचान का एक ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। जिस पर वो कहती है तो उस चाकू का क्या। हिरोगुमा बताता है कि कीटा बस उसे पुलिस को लौटाने ही वाला था। बाकी इसकी कहानी थोड़ी बहुत झूठी लगती है, लेकिन अगर इसके केस को ध्यान से देखा जाए तो ये लड़का एनपीओ में काम करता है। एनपीओ जो बूढ़े लोगों के लिए शेल्टर और सपोर्ट चलाते हैं, और यही कीटा काम करता था। लेकिन बावजूद इसके उसको सैलरी नहीं मिलती थी, बस खाना और कुछ सामान वगैरह मिल जाता था। और ऊपर से कीटा के घर का किराया 50,000 येन, और कीटा के एरिया में कई रहने वाले लोग ऑलरेडी क्रिमिनल भी हैं। और यही वजह थी कि वो चाकू को उस वक्त पुलिस तक नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि पुलिस को बुलाने पर वहाँ पड़ोसी लड़ने लगा। अभी वो लड़की कहती है कि ये एनपीओ तो बेकार है फिर, जिस पर हिरोगुमा कहता है कि हाँ, और जब से इनके पास फंड आने लगे ये एनपीओ की संख्या भी बढ़ गई है। बाकी इस चाकू से हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो इस एनपीओ और कीटा के पड़ोसियों के बारे में पता लगाएंगे और साथ में कीटा से भी पूछताछ जारी रखेंगे। और तब तक सिमुजू भी जांच पड़ताल करती रहे। सिमुजू कहती है कि एक तो उन्हें पैसे कम मिलते हैं, ऊपर से ये डेथ केस है तो विक्टिम को छूट या उसकी मौत की सजा टाली भी नहीं जा सकती। फिर क्यों हिरोगुमा ऐसे केस लेता रहता है। इस पर हिरोगुमा कहता है कि आसान केस लेकर उसके दिमाग पर जंग पड़ जाएगा। अभी सिमुजू हिरोगुमा की फॉर्मर साथी से मिलती है। सिमुजू पूछती है कि हिरोगुमा हमेशा से ही ऐसा है क्या, जिस पर वो बताते हैं कि अब तो वो ज़्यादा ही हो गया है। बाकी पहले तो वो ड्रंक ड्राइविंग के केस ही लेता था। ऐसा ही एक केस पहले हिरोगुमा ने लिया था जब उसने एक 19 साल के लड़के को बचाया था, लेकिन जिन लोगों ने उस लड़के को फंसवाया था उन्होंने फिर से अपनी पहुंच लगाकर उसे गिल्टी साबित करवा ही दिया। और वो लड़का इस बात पर हिरोगुमा से गुस्सा भी था कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं। उस लड़की ने हिरोगुमा को समझाया भी था कि वो अच्छा काम कर रहा है इनोसेंट्स का केस लेकर, लेकिन बिना पहुंच के ये सब करना मुश्किल है, इसलिए वो छोड़ दे ये सब। लेकिन वो ये सब कर क्यों रहा है। अभी सिमुजू हिरोगुमा के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और इस इन्वेस्टिगेशन का फल उन्हें मिलता है। केस जीत कर सिमुजू तो खुश होती है, लेकिन हिरोगुमा जानता है कि अभी लोग सेकंड अपील करेंगे। फर्स्ट अपील के बाद अभी वो लड़का भावुक को हिरोगुमा का शुक्रिया करता है कि उसने उस पर भरोसा किया। जिस पर हिरोगुमा कहता है कि कीटा के घर से कोई भी चोरी का सामान नहीं मिला, ऊपर से क्राइम के दिन से एक और लड़का एनपीओ से भी गायब था। लेकिन अभी सेकंड अपील के बाद उस लड़के को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास खूब पैसा होता है। और अब कोर्ट का ये भी कहना है कि मिसिंग पर्सन को ढूंढना टाइम वेस्ट करना ही है और ये इन्वेस्टिगेशन भी समय की बर्बादी है। ऐसे ही सिस्टम चलता है, इसलिए प्रॉपर हियरिंग मिलना तो मुश्किल ही है। और अपन देखते हैं कि जब भी उसकी साथी उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों करता रहता है, हिरोगुमा कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है, बस वो अपने सामने गलत होता नहीं देख सकता। न्याय की देवी अपनी आंखें बंद रखती है ताकि सबको बराबर न्याय मिल सके, लेकिन लोगों ने भी अपनी आंखें बंद कर दी हैं, इसलिए हिरोगुमा अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। और यही हिरोगुमा अभी अवेकन होता है और सबको डिसमिस्ड कर देता है, और यही उसका सीकिगामी भी अपीयर होता है। अभी प्रेजेंट जब दोनों को अलग अलग लोकेशन मिलती है हिरोगुमा के बारे में भी अपन एक और फ्लैशबैक से जुड़ते हैं, जहाँ एक लड़के को कई लड़के बुली कर रहे होते हैं। अमाई वहीं खड़ा होकर सब देख रहा होता है, क्योंकि ये लड़के किसी भी चीज में अच्छे नहीं है, इसलिए ऐसों से तो पंगा लेना ना ही बेहतर है। तभी यहाँ यूजी आता है। वो लड़के यूजी को देख हंसते हैं क्योंकि ये उन्हें इंटरप्ट कर रहा है, इसलिए वो यूजी को भी मजा चखाने आते हैं। लेकिन यूजी एक एक कर सबको ही मजा चखा देता है। अभी प्रेजेंट में अमाई यूजी को हिरोगुमा के बेस पर लेकर आता है, लेकिन वो चाहता है कि वो कुछ यूजी को बताए पर बता ही नहीं पाता। मीनवाइल रेमी मेगुमी को रेगी के पास लेकर आती है। मेगुमी देखता है कि ये हिरोगुमा नहीं है। सडनली वो अपने डिवाइन डॉग को समन कर लेता है और कहता है कि वो उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। इधर यूजी हिरोगुमा को एक पार्ट टब में लेटा देखता है। हिरोगुमा पूछता है कि कौन है वो और क्या कभी उसने कपड़े पहनकर बात ली है, जिस पर यूजी मना कर देता है। हिरोगुमा आगे कहता है कि उसे ऐसे ना
दिखाना अच्छा लगता है। हाल फिलहाल से ही उसको अब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अब 30 के बाद वो एक पूरा आदमी बन चुका है। क्यों है ना फ़नी, जिस पर यूजी मना कर देता है और पूछता है कि क्या वो ही हिरुगुमा यूजी को कुछ बात करनी है, लेकिन हिरुगुमा तो मना कर देता है कि वो एक लॉयर है और उससे बात करने के लिए यूजी को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि एक एनोइंग लॉयर बनकर कैसा लगता है। यूजी अभी सीधा पॉइंट पर रहता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये एक मॉडर्न डे सोर्सर है जिसकी कर्स टेक्निक अभी अवेकन हुई है। इधर रेजी मेगुमी से इंप्रेस होता है क्योंकि वो ताकतवर है, इसलिए वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले। वैसे क्या क्या जानता है वो कलिंग गेम के बारे में, जिस पर मेगुमी बताता है कि ये एक रिचुअल है जब प्लेयर्स की कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर इंसानों को कुछ और ही बना दिया जाएगा। इधर यूजी भी हिरुगुमा को समझाने की कोशिश करता है कि हमें कलिंग गेम को रोकना पड़ेगा ताकि फोर्स्ड किलिंग बंद हो सके, इसके लिए उसे हिरुगुमा की मदद चाहिए। ये सुन हिरुगुमा साफ मना कर देता है कि उसे कलिंग गेम में पोटेंशियल दिखता है। इधर रेजी मेगुमी की बातों को गलत बताता है और बताता है कि ये प्लान बी या सी की तरह है। बाकी रेजी के भी 3 रीजन है। पहला, प्लेयर्स की संख्या, उनके बीच की स्ट्रेंथ और फिर बैरियर्स के रूल। 1000 के आसपास प्लेयर्स कलिंग गेम में हिस्सा ले रहे हैं और कॉलोनी 10 है। हर कॉलोनी में 100 के आसपास प्लेयर्स हैं और इन सब में कासिमो और हिरुगुमा जैसे संघ की लोग भी भरे पड़े हैं जो कि अब तक 60 प्लेयर्स को मार भी चुके हैं और इनके जैसा एक ना एक हर कॉलोनी में होगा। मेगुमी ये सुन समझता है कि तभी यहाँ इतनी शांति है। रेजी अभी आगे बताता है कि सोर्सर जब टेलीपोर्ट होते हैं तो आधे तो ऐसे ही मर जाते हैं, तो अगर केंजाकू को वाकई उनकी कर्स्ट एनर्जी से मतलब होता तो वो उन सबको और लड़वाता। इधर हिरुगुमा को कोई शिकायत नहीं है यूजी की बातों से, लेकिन क्या हो अगर वो गेम के रूल्स को तोड़ेगा तो क्या उसको पनिश नहीं किया जाएगा। बिल्कुल फिजिक्स के लॉस की तरह हिरुगुमा देखना चाहता है कि बैरियर के सिस्टम्स को, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये खत्म हो। वो देखना चाहता है कि कैसे प्लेयर्स की टेक्निक्स उनसे छीनी जाती है। यूजी कहता है कि अगर वो ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो लोग मारे जाएंगे, जिस पर हिरुगुमा कहता है कि ये सब फर्जी बातें, कर्लिंग गेम नहीं रुकने वाला। यूजी समझ जाता है कि इसे यहाँ लड़कर ही समझाना पड़ेगा। हिरुगुमा भी खड़ा होता है और कहता है कि कैसा लगता है कि आप उसे मारो जिसे आप पसंद नहीं करते। हिरुगुमा को तो बड़ा अच्छा लगता है डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग। यूजी देखता है कि वो एक डोमेन में जा रहा है और ये कोर्ट रूम है और सामने एक सी की कमी भी है। इधर रेजी कहता है कि ये फॉरएवर वाली बातें सब बकवास है। केंजाकू का असली प्लान ये है कि जब भी सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर बचेंगे तब वो उन सब पर एक बॉम्ब गिरवा देगा। और यही अपन देखते हैं केंजाकू को जो कि फॉर्जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने आता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।